ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं लियांग जिन को, जो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट होती है और उसकी डिलीवरी होने वाली होती है। लेकिन अचानक से वो नीचे गिर जाती है और उसका बहुत सारा ब्लड नीचे गिर जाता है। कहती कोई है यहाँ पर, कोई है यहाँ पर। वो चिल्ला रही होती है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड वहां पर आता है। कहती प्लीज आओ, प्लीज मेरे बच्चे को बचा लो। वो उसको छूता है, कहता है कि अरे इतना ज्यादा टेंशन क्यों ले रहे हो, तड़पो और तड़पो। जैसे तुमने सुनियांज के बच्चे को मरने दिया ना, वैसे तुम्हारा बच्चा भी मर जाएगा। पीछे से तब तक सुनियांज आ जाती है। पता चलता है कि वो पेई झाओ की जो बड़े भाई है ना, उनकी वाइफ है और बड़े भाई की डेथ हो चुकी है। जैसे ही वो उन दोनों को साथ में देखती है ना, तो अब यहाँ पर लियांग जेन के होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं। पता चलता है कि वो दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। वो प्रेग्नेंट थी, असल में वो उन दोनों का ही बच्चा था। कहते हैं कि तुमने मेरे बच्चे को मार डाला है ना, तो तुम्हारा बच्चा भी मरेगा। तो अगर मैं जिंदा बच गई ना, तो तुम्हें हेल्प भेज दूंगी। कहते ठीक है, पहले तुम जिंदा बच जाओ, उसके बाद मुझसे बात करना। ये है कि मेरी बात सुनो पेज आओ, ये तुम्हारा बच्चा है, आखिर तुम्हें इसको बचाने के बारे में सोचना चाहिए। पर सुनियांज क्या करती है ना, उसको जहर पिला देती है। कहती है माँ बेटा दोनों मर जाओ, आराम से मर जाओ। वैसे भी तुम दोनों को जब से मैं देख रही हूँ ना, मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। यहाँ पर पेइछाओ बोलता है कि पता है मेरा बच्चा सिर्फ सुनियांज के पास ही रह सकता है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। तुम तो हेल में जाओ, वही तुम्हारी सबसे बढ़िया जगह है। कहती इससे बात मत करो, चलो हम दोनों थोड़ा सा रोमांस कर लेते हैं। उसके आंखों के सामने वो दोनों किस करने लगते हैं और वो तड़प तड़प कर वहीं पर मर जाती है। अभी हम प्रेजेंट टाइम का देखते हैं, जहां पर उसका रिबॉर्न हो चुका होता है। कहती ये क्या, मेरी आज पेज हाउस से शादी है और मैं इसी दिन आ गई। सामने देखते हैं कि वहां पर सुनियांज भी खड़ी होती है और पेज हाउ के अंकल भी आ जाते हैं। वहां पर पेइजिंग सब उन्हें देख रहे होते हैं। कहते हैं दोनों सेम ही एज के हैं, पेइजिंग और पेज हाउ, लेकिन ये एक नंबर का प्ले बॉय है, आखिर यहाँ पर क्या करने आए हैं। बाकी लोग कहते हैं अंकल तो शादी में आएंगे ही, चाहे जैसे आए। इतनी देर में सुनियांज भी होश होकर नीचे गिर जाती है। तब यहाँ पर वो कहता है देखो देखो कैसे बेहोश होकर गिर गई। यहाँ पर लियांग जान और पेइजिंग की नजरें आपस में मिलती। कहती तुम। यहाँ पर चिलियांग कहती है कि प्रीवियस टाइम की तरह ही तुम बेहोश हो गई हो। यहाँ पर तुम 2 मंथ की प्रेग्नेंट थी। पिछले टाइम पर जब तुम पकड़ी गई थी तो तुरंत ही पेज हाउ ने एक्सेप्ट कर लिया था कि इसके पेट में मेरा बच्चा है, इसी वजह से मैं इसे अपनी कंकुबाइन बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर फादर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों ने उसका बहुत विरोध किया था कि ये तुम्हारे बड़े भाई की वाइफ है, काम कैसे कर सकते हो कि ये प्रेग्नेंट हो गई। जहाँ पर सोनियांज बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है जो है चिलियांग से कि प्लीज सिस्टर मुझे माफ कर दो, मैं एक किनारे कमरे में पड़ी रहूंगी, कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, बट प्लीज मेरे बच्चे के बारे में तो सोचिए। लेकिन मदर इन लॉ ने जिद मचा ली थी कि शादी होगी लेकिन इसके बच्चे को मार दिया जाएगा, क्योंकि उसी दिन उसके बच्चे को मार दिया गया था। इसी वजह से हर टाइम जो है पेज हाउस सिर्फ और सिर्फ चिलियांग से बदला लेने का सोचता था और लास्ट टाइम पे उसे मार भी दिया। अब प्रेजेंट टाइम पर चिलियांग कहती है कि तुम्हें सुनियांग बहुत ज्यादा पसंद है ना, तो तुम दोनों की जो ख्वाहिश है मैं उसे पूरा कर देती हूँ। कहती है अरे अरे क्या हुआ तुम्हें सुनियांग, प्लीज उठो, इंपीरियल फिजिशियन को बुलाओ ताकि पता चल सके कि क्या हुआ है। तभी इंपीरियल फिजिशियन आते हैं और हाथ चेक करते हैं। दूर से पेइजिंग ये सब कुछ देख रहा होता है। फिजिशियन बड़ी देर तक शांत रहते हैं, तो इस पर पेइझाओ कहता है बताओ ना क्या हुआ है। कहते हैं कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ लेकिन कहना ही पड़ेगा। वहां पर फादर इन लॉ कहते हैं बताओ कि हुआ क्या है ताकि इसकी ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट की जा सके। यहाँ पर फिजिशियन बताते हैं कि ये 2 मंथ की प्रेग्नेंट है। कहती सिस्टर इन लॉ तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो, बताओ ना, आखिर बड़े भाई की मौत तो बहुत पहले हो चुकी। में दूसरे फिजिशियन आते हैं, हाथ चेक करते हैं, सेम वो भी यही बताते हैं कि वो 2 मंथ की प्रेग्नेंट है। तो ये झूठ नहीं। अब सबके सब हंसने लग रहे थे कि देखो डॉटर इन लॉ है वो कैसी है, शादी के बाद हस्बैंड की डेथ हो गई तब भी प्रेग्नेंट हो गई, बताओ। तुरंत ही चिलियांग कहती है कि जरूर को बुली किया होगा ना किसी नौकर ने, आप भी तो ये कह रहे थे। कहते हाँ, जिसने भी इसको बुली किया ना, मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसकी एक हॉरिबल डेथ होगी। वहां पर जाते मदर इन लॉ कहती है बेटा उठ जाओ, इस तरह की बातें मत करो। अभी वहां पे पेज हाउ कहता है कि 1 मिनट, ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है ना, कि देखो भी सुनियांज होश में ही नहीं आई है। कहती है मेरे पास एक तरीका है, मैं पहले डॉक्टर थी, मैं ये हेयर पिन इसको चुभाऊंगी ना तुरंत ही ये उठ जाएगी। कहते हैं नहीं ये हेयर पिन मत चुभाना, उसको लग जाएगी। कहती है अरे आप इतना चिंता क्यों कर रहे हैं, एक नॉर्मल सी हेयर पिन ही तो है, आर पार करनी है, उसके बाद इसको तुरंत ही होश आ जाएगा। दूर से पेनिंज कहती बहुत होशियार हो गई है, उसको हेयर पिन चुभाने चलती है, लेकिन तुरंत ही वहां पर पेश सुनिया तो बहुत ज्यादा डर जाती है, दोबारा फिर से मारने चलती। कहती है अरे अरे मुझे होश आ गया। कहती देखा ना, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी हेयर पिन है ही कमाल की। कहती क्या हुआ, मुझे क्या हुआ था।
चलो तुम 2 मंथ की प्रेग्नेंट हो, बताओ ना तुम्हें किसने ह्यूमिलेट किया, उसको प्रॉपर सजा दी जाएगी। कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता है कि ये कैसे हुआ। कहती नहीं नहीं सिस्टर इन लो बताना पड़ेगा, अदरवाइज इस मार्कस फैमिली की कितनी बदनामी होगी। सोनियांश कहती मुझे नहीं पता, प्लीज मुझे ब्लेम मत करो। तब फादर इन लो कहते तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई मेंशन में रहते हुए। मैं अपनी डॉटर इन लो का पूरा ख्याल रखूंगा, बताओ और उसको सजा भी मिलेगी। फिर से वहां पर पेज हाउ बीच में आ जाती है, फादर प्लीज अब इन बातों को छोड़ो, हमारी शादी होने वाली है। कहती नहीं ऐसे कैसे, एक बच्चे की बात है और बच्चे को ऐसे कैसे अकेला छोड़ दिया जाए। फादर इन लो चिल्लाने लगते हैं कि बताओ ना किसने तुम्हारे साथ ये किया। वो बता ही नहीं रही होती तो नीचे बैठ जाती है। कहती मदर प्लीज मुझे माफ कर दो, नहीं बताओगी तो इस बच्चे को मरना पड़ेगा। थप्पड़ मार देती है कि तुमने क्या कर दिया। कहती सिस्टर इन लो आपने तो शादी भी नहीं की, दोबारा शादी कर लेती तब प्रेग्नेंट होती, बात दूसरी होती। तब यहाँ पर कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुरंत के तुरंत अभी इसी वक्त अपनी जान दे दूंगी। पेज हाउ कहता है कि तुम बहुत ही अजीब हरकतें कर रही हो, ची लियांग तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। कहती क्यों, ये प्रेग्नेंट हो गई और तुम मुझे बता रहे हो कि कैसे हरकतें करनी चाहिए। मेरा हस्बैंड ऐसी लड़की का साथ दे रहा है जो ऑलरेडी शादीशुदा है। कहता मैं साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं बस कुछ कहने जा रहा हूँ। कहती क्या कहने जा रहे हो बताओ ना, कहीं तुम इससे प्यार तो नहीं करते। और सिस्टर इन लॉ आप कहीं मेरे होने वाले हस्बैंड से प्यार तो नहीं करती हैं। और ये जो आपके पेट में बच्चा है वो मेरे हस्बैंड का तो नहीं। आप सबके बीच में कानाफूसी होने लगती है कि कहीं ये बात सच तो नहीं, सच तो नहीं। उसे पकड़ कर ले जाया जा रहा होता तो पेई छाव नीचे बैठ जाता है कि मदर और फादर ये बच्चा मेरा है। तो वहां पर पेई जेंग स्माइल कर रहा होता है कि वाह वाह बहुत सही। बाकी सब लोग बहुत ही ज्यादा उसे उल्टा सीधा कहने लगते हैं कि बताओ भाई की डेथ हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वाइफ को ही घर में अपना हथियार बना लो, तुम्हें कोई और नहीं मिला था दुनिया में, इतनी लड़कियां बाकी थी। कहते हैं कि नहीं मदर फादर मैं सुनियान से सच्चा वाला प्यार करता हूँ, इसके अलावा मैं किसी से भी जो है प्यार नहीं कर सकता। कहते तो फिर मुझसे क्यों शादी कर रहे थे बताओ ना, आखिर कोई तो वजह रही होगी। कहते बस ऐसे ही था कि इसे बाद में कंकुमाइन के रूप में मैं एक्सेप्ट कर सकूं। यहाँ पर चीलियांग कहती है कि ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है कि अपने भाई को तुम ट्रिब्यूट कर नहीं पाए हो, यहाँ पर सबके बीच में बेशर्मों की तरह बैठ गए हो। कहती है कि पेज हाउ मुझे पता है कि मैं मरना ही डिजर्व करती हूँ। कहते नहीं मेरा अफेक्शन तुम्हारे लिए बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। वहां पर फादर इन लॉ आते खुद से चिल्लाते हैं। फादर इन लॉ कहते हैं कि मैं ही मर जाती हूँ ताकि सारी कंफ्यूजन ही क्लियर हो जाए। कहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ सोनिया से ही शादी करूंगा और किसी से भी नहीं। उसके फादर उसे बहुत देर से पैर मारते हैं कि तुम्हारी इतनी हिम्मत की ऐसी बकवास कर रहे हो यहाँ पर। चीलियांग कहती है कि अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, मैं ये शादी तोड़ती हूँ। कहते हैं नहीं नहीं शादी मत तोड़ो, तुम एक प्रॉपर वाइफ मेरी बनोगी और ये सिर्फ कंकुबाइन रहेगी। पुरानी बातें फिर से उसके दिमाग में आती है। कहती है नहीं मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं होंगी और मैं ना ही शादी करूंगी। और तलवार निकाल लेती है। कहते हैं याद रखो मुझे फ्रेम करने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। आज यहाँ पर सबके सामने मैं कह रही हूँ कि एक विडो को इसने प्रेग्नेंट कर दिया है और अब मुझसे शादी करने की बात कर रहा है। यहाँ पर फादर इन लॉ कहते हो तुम्हारा हस्बैंड है, ऐसी बातें मत करो। कहती है अरे फादर इन लॉ मेरी तो शादी ही नहीं हुई, मैं इसकी वाइफ कैसे हुई। वो अपना कपड़ा काट कर फेंक देती है कि आज के बाद से मेरा इससे सारे रिश्ते खत्म। मदर इन लॉ कहती है ठीक है सोनियांश को दूर करो, इसे यहाँ से लेकर जाओ। लेकिन पेज हाउस सोनियांश को छोड़ने को तैयार ही नहीं था। उसकी सिर्फ एक ही बात कहनी थी, उसे कंकुबाइन बनाएगा चाहे कुछ भी हो जाए। ची लियांग है वो मेरी वाइफ, प्रॉपर वाइफ बनेगी। वो थप्पड़ मार देती है कि प्लीज मेरे सामने ऐसी शर्त है तो बिल्कुल मत रखना। कहते डर नहीं लगता है कि तुमने मेरे साथ ये क्या किया है। तभी वहां पर मैजेस्टी आ जाते हैं। सब जगह इतना तोड़ फोड़ देकर मैजेस्टी बैठ जाते हैं। कहते मुझे बताओ कि आखिर क्या हुआ है। चीलियांग बोलने लगते हैं कि मैजेस्टी मुझे इंसाफ चाहिए। और मैजेस्टी गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हें पता है ना कि ये कितना बड़ा क्राइम है। कहता है कि मैं शादी करूंगा और बहुत सिंसियर तरीके से जो है चीलियांग को अपने पास रखूंगा। और रोने का नाटक करने लगती है कि नहीं नहीं मैजेस्टी ये कंकुबाइन लाएगा तो मेरी हैसियत क्या रहेगी, मैं सिर्फ उसी से शादी करूंगी जिसकी लाइफ में सिर्फ एक ही वाइफ होगी। मैजेस्टी कहते हैं ठीक है ये मेरी फॉल्ट है, अब तुम बताओ मुझे क्या करना है। कहते हैं कि मैं ये एंगेजमेंट कैंसिल करना चाहती हूँ और जो है किसी और से शादी करूंगी। तो मदर इन लॉ थी वो अच्छे से जानती थी कि अगर इस फैमिली का साथ छूटा तो सारी पावर मेरे हाथ से चली जाएगी। यहाँ पर मदर इन लॉ कहती हैं कि पेज आओ मेरी बात सुनो, तुरंत के तुरंत जो है सुनियांज को छोड़ दो। कहता नहीं मदर मैं नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर दूसरी शर्त रखती है चीलियांग की मैजेस्टी मुझे मेरी सारी डाउरी भी वापस चाहिए। लेकिन मार्किस मना कर देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये शादी करेगी और यहीं पर शादी करेगी। तभी हम देखते हैं कि जो चीलियांग होती है ना उसकी पूरी फैमिली जो है उसके घर से आ जाती है एक एक करके कि अरे मेरी बेटी तुम्हें क्या हो गया। ग्रैंडफादर कहते हैं कि मेरी ग्रैंड डॉटर बहुत अच्छी है।
तो उसके फादर भी कहते हैं कि कोई भला इस तरह की हरकतें करता है क्या, देखो मेरी बेटी की क्या हालत हो गई। उसका भाई कहता है कि प्लीज मैजेस्टी मेरी बहन की रक्षा करिए, आखिर मेरी बहन की गलती क्या थी जो इस तरह का इसने कांड किया। मेरी बहन तो बस एक अच्छा सा रिश्ता ही निभाना चाहती थी ना। मैजेस्टी सामने जाकर बैठ जाते हैं, कहते देखो वो भी शादी नहीं हुई है तो मैं इस शादी को कैंसिल कर सकता हूँ, तुम अपने रेजिडेंस वापस जा सकती हो। कहती है कि नहीं, मैं आज ही अपने लिए एक हस्बैंड चुनना चाहती हूँ। मैजेस्टी कहते किसको चुनना चाहोगे, कोई यहाँ पर है। कहती हाँ। वो उंगली से इशारा करती इधर उधर घुमाती है। जैसे ही पेइजिंग वहां से जाने लगता है कहती तुम। कहता है क्या, मैं। वहां पर मैजेस्टी स्माइल करने लगते हैं। वो पेइजिंग को अपना नाम सुनकर बाकी उसके फादर और ब्रदर सबके होश उड़ जाते हैं कि वो प्ले बॉय है, कभी भी किसी एक लड़की के पास रुकता ही नहीं। उसकी जो इमेज है इतनी खराब हो रखी है कि कोई उससे लड़की शादी भी नहीं करना चाहती। कहता है कि अरे रे तुम मिस मुझसे क्यों शादी कर रहे हो, मैं शादी के लायक नहीं हूँ। कहती ये बताओ तुम मुझसे शादी करोगे या नहीं करोगे। कहता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। कहती कोई गलतफहमी नहीं। हाथ पकड़ कर लेकर जाती है। कहती है मैजेस्टी आप बस हम दोनों के लिए टेक केयर जारी कर दीजिए, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। उसके फादर कहते हैं नहीं प्लीज इस तरह की हरकत मत करो। जिन भी कहता है कि सच में तुम खुश रहोगे ना मेरे साथ शादी करके। कहती है हाँ बिल्कुल खुश रहूंगी। सामने से पेज हाउ कहता है कि देखो मुझसे बदला लेने के लिए पागल लड़के से शादी इसने कर लिया ना, क्या सच में मैं इसकी नजरों में इतना गिर गया हूँ। तुरंत ही वहां पर पेजाओ भी नीचे बैठ जाता है कि मैजेस्टी सोनियान मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये अकेली रहे, इसी वजह से मेरी शादी का भी टेक केयर जारी कीजिए। तब वो सामने से जो है चीलियांग कहती है कि मैजेस्टी यहाँ पर ये लीगल वाइफ बनकर नहीं आ सकती, इसे सिर्फ कंकुबाइन बनकर ही आना है। कहते ठीक है सोनियान कंकुबाइन बनकर आ सकती है। ये दो जोड़ों की शादी होती है एक दूसरे से, लेकिन चिलियांग के फादर कहते हैं कि देखो ना अब मेरी बेटी की क्या हालत होगी। ग्रैंडफादर कहते हैं जैसा वो दिखता है ना वैसा वो बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही तेज और बहुत ही ताकतवर है। एक बार कुछ एशियन ने मेरे ऊपर अटैक किया था तो उसने ही मुझे बचाया था, मैंने उस टाइम उसकी ताकत देखी थी। कहते तो ये अपने आप को छिपा कर क्यों रखा है सबके सामने। कहते कोई जरूरी बात होगी इसी वजह से उसने अपना टैलेंट छिपा कर रखा है। इधर वेडिंग नाइट के टाइम जो है पेइजिंग बहुत ही ज्यादा घबरा रहा होता है कि रूम में जाए या ना जाए, जाए या ना जाए। बेचारे की हालत डाउन हो रही होती है लेकिन बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलता है, अंदर जाता है। कहता है वो मैंने जरा से ड्रिंक कर ली थी ना, इसी वजह से लेट हो गया। मैं तुम्हारे लिए देखो केक भी लेकर आया हूँ। कहता है कि केक अच्छा है ना। कहती हाँ बहुत अच्छा है। तब यहाँ पर चेलियांग बोलती है कि मैंने तो कभी पास से देखा है नहीं लेकिन ये तो बहुत ही हैंडसम है। ये बताओ वाइफ आखिर तुमने मुझे हस्बैंड के रूप में क्यों चुना। अब वो पुराने टाइम को याद करती है जब उसके हस्बैंड और सुनियान उसे छोड़कर वहां पर चले गए थे। तब जो है वेजंग वहां पर गया था कि बेचारी की डेथ हो गई, इसे एक प्रॉपर रिचुअल सहित तो अंतिम विदाई देनी ही चाहिए। वो कुछ भी नहीं बोल रही होती है तो कहता है अरे बोलो ना कि तुमने मुझसे शादी क्यों की। कहती है कि क्योंकि मुझे लगता है कि तुम अच्छे इंसान हो और भले ही थोड़ा सा दिखते हो बेकार, लेकिन मैं तुम्हें सुधार सकती हूँ और तुम मुझे प्रोटेक्ट भी करोगे। कहता है लेडी आप ये कैसी बातें कर रहे। कहती चलो कुछ थोड़ा सा रोमांस कर ले। कहता है कौन सा रोमांस, किस रोमांस के बारे में बात कर रही हो। हम देखते हैं कि पेज हाउ भी आता है सुनियान के पास। सुनियान बहुत उदास होती है कि आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे लीगल वाइफ बनाएंगे। कहते हैं कि मैजेस्टी के सामने तो कुछ नहीं कर सकते ना। कहती है लेकिन तब भी मैं कंकुबाइन बनकर ही रह गई। कोई बात नहीं, ना मैं कभी दूसरी शादी करूंगा ना कभी कोई और लड़की आएगी तो तुम कंकुबाइन रहो या लीगल वाइफ रहोगे तो मेरी ही वाइफ ना। तुम्हें किस बात की टेंशन। सुबह उठते ही वहां पर पेजिंग की कमर में बहुत दर्द कर रहा होता है। कहती है हस्बैंड ठीक तो हो ना। वो रात का सोचता है कि वो उसके बहुत करीब आ गई थी। तब वहां पर वो कहती है ये लो बुक पढ़ना स्टार्ट करो, आज के बाद से तुम्हें एग्जाम पास करना है और बहुत ही अच्छा इंसान बनना है। पेजिंग कहता है मैंने शादी की है, एक दुल्हन ढूंढी है, एक टीचर ढूंढा है जिसने मेरी पूरी वेडिंग नाइट ही खराब कर दी है। तब उसको देख रहा था। कहता है लगता है मेरी वाइफ मेरे अच्छे से चेहरे को देख ही नहीं पा रही कि मैं कितना हैंडसम हूँ, लड़कियां मुझ पर मरती हैं। वो अपना फैन आगे करता है तो वो उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। कहता हाँ बाकी लड़कियों की तरह तुम भी हो, आखिर मेरे लुक्स पर मर ही गई ना। लेकिन वो उसे पीछे छोड़कर आगे चली जाती है। कहता है ये क्या तुम कहाँ जा रही हो। कहती है अरे पेरेंट्स को ग्रीट करना है ना, चलोगे या नहीं चलोगे। कहते हैं मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है। पर वो अपने बड़े भाई और उनकी वाइफ के पास जाते हैं तो टी सर्व करने के बाद उन्हें गिफ्ट मिलता है एक हेयर पिन। पीछे से स्टूनियांज भी आती है। कहती है कि इतनी वैल्यूएबल चीज इसे मिली है, आखिर मुझे क्या मिलेगा। कहती मदर इन लो चाय। लेकिन मदर इन लो चाय बिल्कुल भी नहीं लेना चाहती थी और उसे गर्म प्याली पकड़ा देती है। पेजा वो चाय बदल लेता है। कहता है कि ये लो। मदर इन लो चाय तो पी लेती हैं लेकिन गिफ्ट के रूप में बस उसे अभी बैठने को ही कहा जाता है। कहती मुझे तो कुछ भी नहीं मिला।
पर पेजिंग बोलता है कि देखो देखो पेज आओ, ऐसा करो तुम मेरे सामने भी ग्रीट करो, अपनी आंट के सामने भी ग्रीट करो। कहता है भला मैं क्यों ग्रीट करूं, मैं सिर्फ अपने पेरेंट के सामने ही ग्रीट करूंगा ना। कहते क्यों, हम दोनों भी तो तुमसे बड़े हैं, अंकल और आंट हैं तुम्हारे, ग्रीट तो करना ही पड़ेगा। तब उसके फादर कहते हैं चलो जल्द से जल्द अपनी आंट को ग्रीट करो। उसे चाय दे देता है, उससे कहता है बैठने को। तब अंकल कहते हैं तुम नहीं बैठोगे क्या, तुम्हें भी तो बराबर बैठना पड़ेगा, या डाइवोर्स हो गया है। ऐसे ही वहां पर चाय देते हैं तो कहती है वाह मेरे नेफ्यू तुम तो बहुत ही अच्छे हो, चलो आप खड़े हो जाओ, जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। मदर इन लॉ वहां पर गिफ्ट मंगाती हैं, जो सुनियान जो होती है ना उसे बस चांदी की टेल दी जाती है, जबकि पर ची लियांग को बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। कहती है कि मदर इन लॉ मेरे साथ ऐसा क्या हुआ। तो वहां पर कहती है अरे मुझे भी तो तुम्हें कुछ गिफ्ट देना पड़ेगा ना। सबसे गंदा वाला ब्रेसलेट उठाती है और सुनियांज को देने लगती है। कहती है ये तो कूड़े में भी नहीं मिलता जो तुम मुझे दे रही हो। पेजिंग कहता है कि यही गिफ्ट ले लो क्योंकि यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बाहर निकलती है, कहती है थैंक यू सो मच, ये तुमने मेरा इतना साथ दिया। कहता है अरे वाइफ चलो ना, अब पढ़ने की बातें मत करना, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। कहती है हाँ ज्यादा देर तक नहीं बच पाओगे। तभी सुनीन जा जाती है, कहती हूँ ने इतने बेकार लड़के से शादी की है, बेचारा घर पर ही नहीं रुकता है और ना ही तुम्हें कहीं बाहर लेकर जाएगा, डाउरी के रूप में भी तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिला है, तुम्हारी जिंदगी तो एक मेड से भी बेकार है। कहती है और तुम कॉन्कुबाइन हो, एक आउटसाइडर, तो ज्यादा मत बोलो। पेजंग ने उसके लिए बहुत सारा सोना ज्वेलरी वगैरह भेजे। दुनियान हंसने लगती है कि उसने भेजे हैं जिसके पास कुछ भी नहीं है। हंसते हुए चली जाती है, कहती है सच में भेजा है। वहां पर वो सारी चीजें देखकर वो बहुत खुश होती है, मैंने अपनी वाइफ के लिए बहुत सारी चीजें इकट्ठा कर रखी हैं। वो उसे अपनी तरफ खींच लेता है, कहता है तुम मेरी जिंदगी में पहली जगह पर आती हो। उसको किस करने चलता है तो बीच में किताब लगा देती है, कहती है चलो पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगर रीडिंग नहीं की तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे। कि ये पागल बनने के चक्कर में मुझे बुक भी पढ़नी पड़ेगी। इधर सुनियान फिर से बैठी होती है, कहती है कि देखो ना उसको इतना कुछ मिला और मुझे कुछ भी नहीं। मदर इन लॉ भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही हैं, आखिर मेरी गलती क्या है। इस बच्चे को ही देख लो, मैंने तुम्हारा बच्चा अपने पास कर रखा है और मन में सोचती है कि देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। ये बच्चा इस घर का पहला वारिस होगा और मैं इस घर की पहली मालकिन। अभी अपने घर जाने के लिए जो है चेलियांग खड़ी होती है कि अभी तक पेजिंग आया क्यों नहीं, पेजिंग आया क्यों नहीं। इतनी देर में सुनियान जो पेज आ जाते, कहते अरे देखो बेचारी यहाँ पर खड़ी है, इसका हस्बैंड तो लेकर ही नहीं जाएगा, कितनी बेकार हालत हो गई है बेचारी की। पीछे से पेजिंग बोलता है अरे मैं यहाँ पर हूँ, ऐसे कैसे अपनी वाइफ के साथ नहीं जाऊंगा, उसे अकेला छोड़ दूंगा क्या, पहली बार जा रहा हूँ, तैयार होना तो बनता है। और तुम अपनी आंट से ऐसे कैसे बात कर रहे थे, मैनर्स है या नहीं है, अगली बार से मैं तुम्हें ऐसे बात करते ना देखो। चलो वाइफ, दोनों के कैरेज दोनों दिशाओं में चले जाते हैं। मन में सोचती है कि वहां पर जाऊंगी तो कितनी बेइज्जती होगी, ऊपर से ये प्ले बॉय के रूप में फेमस है, मेरे फादर ग्रैंडफादर मेरा भाई मेरे मदर कितने परेशान होंगे। तब वो कहता है अरे डोंट वरी, तुम इतना परेशान ना हो, तुम्हारी फैमिली मुझे पक्का पसंद करेगी। इधर उसकी माँ बेचारी बैठी होती है कि मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। कहती मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी की जल्दबाजी में तुम्हें उससे शादी करनी पड़ी, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हारा इंतजाम करूंगी। कहती नहीं मदर, वो बहुत अच्छा है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। जब जाती हॉल में तो देखती है कि वहां पर उसका भाई ग्रैंडफादर सब अपने अपने गिफ्ट देखने में जुटे हैं, जिनको उनका फेवरेट गिफ्ट मिला था जिनकी तरफ से। सब आपस में बात कर रहे होते कि ये ओरिजिनल पेंटिंग है। वहां पर फादर को बीट्स मिले थी, उसके भाई को एक नक्काशी मिली थी। कहते हैं कि ये कैपिटल में कहीं मिलना मुश्किल है जो आपने मुझे गिफ्ट दिया है। तभी पता चलता है कि वहां पर डाउरी का इंतजाम भी हो गया है ले जाने के लिए। ची लियांग बोलती है कि डाउरी कैसी। कहता है अरे मैंने इंतजाम किया है, आखिर मैं अपनी वाइफ को कहाँ कुछ दे ही पाया था। कहती वाह तुम तो बहुत ही समझदार हो। सामने से जो ची लियांग होती है ना, उसकी मदर घबरा रही होती है, तो उसके फादर कहते हैं क्या हुआ तुम्हें। कहती कुछ नहीं, पहले मैंने सोचा था मेरी बेटी की जिंदगी कैसे गुजरेगी, लेकिन अब देख रही हूँ मुझे लगता है कि मेरा सन इन लॉ तो बहुत ही होशियार बहुत ही समझदार है। वापस जब वहां पर ची लियांग आती है तो उसके साथ खूब सारे गहने ज्वेलरी बहुत कुछ आता है। नौकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि मुझे तो पहले ही यकीन था कि ची लियांग मिस के यहाँ से बहुत सारी चीजें आएंगी, और ये सुनियांज खाली हाथ गई थी खाली हाथ आई है, आखिर इसे कौन कुछ क्या ही देगा। इधर हम देखते हैं कि वो सो रहा होता है पेजिंग। तब उसकी वाइफ जाती है, कहती पढ़ने में दिमाग लगा रहे हो या नहीं लगा रहे हो। कहता है मैं स्टूपिड नहीं हूँ, मैं कैसे बताऊँ तुम्हें। कहती मेरे हस्बैंड बताओ ना, तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा तभी तो तुम एग्जाम पास करोगे, इंपीरियल एग्जाम। मेरा पढ़ने लिखने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। मन में सोचते हैं कि कुछ दिनों बाद बाढ़ आने वाली है, उसके बाद बैंडिट्स भी यहाँ पर हमला करेंगे। दो चीजों के लिए मुझे एक मैनुअल तो तैयार करना ही पड़ेगा।
वो लिखना स्टार्ट कर देती है मैनुअल। वो पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, बाढ़ आने वाली है ना। जिन कहता है मेरी वाइफ को लगता है बुखार चढ़ गया, इसी वजह से पागल हो गई है। कहता है कि ये बाद में फिनिश करना, चलो ना आराम से सोते हैं। कहती है आगे का मैनुअल पूरा करना है, तुम इस तरह कैसे बिहेव कर रहे हो। कहता है नहीं सोना है मुझे। वो उसके बगल बैठ जाती है तो वो उसके कपड़े उतारने लगती है। कहता है क्या कर रही हो तुम। कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं सोच रही थी कि अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, आखिर कपल्स हैं, कुछ आगे का काम तो करना ही चाहिए। काम डाउन इस तरह का बिहेव मत करो। सुबह उठती है तो उसके गले में दर्द होता है। पता चलता है कि रात में वो उसे किस करने के लिए अपने लिप्स आगे करता है, लेकिन वो उसे किस करती ही नहीं। कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूंगी इन चीजों में, तो कभी भी नहीं। जब भी तुम्हें सही लगे ना, तुम मेरे पास आ जाना, तब तक तुम स्टडी करो ताकि हर चीज को मैनेज कर पाओ। उसके लिप्स पर उंगली रख देती है। कहती है कि तुम्हारी वाइफ को पसंद है तुम्हारा पढ़ाई करना, और अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो एग्जाम कैसे क्रैक करोगे। कहते हैं कि ये दो बुक लो, ये दो बुक लो। उसके पास बुक का भंडार लगा देती है और फिर से मैनुअल लिखने लगती है। वो उसको बस ध्यान से देख रहा होता है। कहती है मन भर गया हो ना, तो पढ़ाई करना स्टार्ट करो, इस तरह की बातें मत करो। कहता है नहीं नहीं, मेरे गले में बहुत दर्द है, बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। कहते हैं तुम्हारे गले का दर्द तुम्हारा गला तोड़ कर मिटा दूंगी। मैनुअल के पेज लिखती है और उसे सुखाने के लिए धूप में रख देती है। तुम्हारा कंधा दबा देती हूँ, लेकिन वो मैनुअल उड़कर चला जाता है शून्य अंज के पास और वो उठाकर लेकर चली जाती है। इधर हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं। पेज की बाढ़ आने वाली है और वहां पर एक पुल का निर्माण करना है, लेकिन मैनुअल का ही नहीं पता चल रहा है और बैंडिट को कैसे रोके ये भी नहीं पता चल रहा है। वहां पर उसे मैनुअल का पहला पेज मिल जाता है। कहता है अरे वाइफ तुम तो मेरे लिए लकी स्टार हो। कहती है हाँ, बिहेव कर मुझसे प्रॉपरली बिहेव करोगे ना और मुझे रिवॉर्ड भी दो। कहता है हाँ रिवॉर्ड मिल जाएगा। इधर मैजेस्टी बहुत परेशान होते हैं कि कोई मुझे यहाँ पर बताओ कि इन बैंडिट्स को रोकने का उपाय है, कोई एक्सपीरियंस हो तो मुझे बताए। वहां पर ची लियांग के ग्रैंडफादर बताने चलते हैं और फादर भी, लेकिन मार्किस लड़ने लगते हैं। तब पेज है और सामने आता है। कहता है कि मैजेस्टी मैं आपको एक मैनुअल देना चाहता हूँ जो बहुत ही कारगर है। शॉप पर बैठी होती है ची लियांग, जहाँ पर वो हेयर पिन्स वगैरह खरीदने गई थी। पीछे से जाती है शून्यांश भी हेयर पिन खरीदने, वो भी गई होती है। तो कहती है कि अब तुमने इतना अच्छा मैनुअल दिया है तो मैजेस्टी बहुत ही जल्दी तुम्हें मिस मार्केस घोषित कर देंगे। कहती है कि सिस्टर देखो ना ये ज्वेलरी कितनी अच्छी है। कहती तुम भिखारी कहीं कि यहाँ पर क्या करने आई हो, तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं, अब प्लेबॉय से शादी करने के बाद तो और भी पैसे नहीं होंगे। सुनियांश कहती कोई बात नहीं सिस्टर, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं तो मुझसे ले लेना, आखिर गरीबों के पास जब कुछ नहीं होता ना तो भीख ही मांगते हैं। वहां पर वो एक हेयरपिन उठाती है। कहती है कितनी खूबसूरत है, लेकिन उसकी दोस्त छीन लेती है कि ये हेयरपिन मेरी मिस खरीदेंगी। तब वो दुकान के मालिक बताते हैं कि ये 100 टेल्स की है। कहती 100 टेल्स। उसकी दोस्त कहती है अरे 100 टेल्स दे दो, अब तो तुम वैसे भी अमीर बनने वाली हो। वो दूसरी हेयर पिन उठाती है तो वो भी कहती मैं ये खरीदूंगी। जो जो सामान चेलियांग उठाती है वो सारा सामान सुनियांज खरीदती जाती है। से ही वहां से सुनियांज जाने लगती है तो जो दुकान का मालिक होता है कहता है कि आप अपना कमीशन ले लीजिए। कहते क्या कमीशन, कैसी बातें चल रही है। कहते हम दोनों ने डिसाइड किया था अगर तुमने ज्यादा सामान खरीदा ना तो इसे मैं 1/3 पैसा दूंगा। कहती है मेरे पैसे वापस करो। तब यहाँ पर दुकान वाला कहता है दिए गए पैसे वापस नहीं होते। कहती हाँ हाँ भिखारन, तुम ऐसे ही पैसा इकट्ठा करोगी ना। तब तक वहां पर झिंग आ जाता है। कहता है कि तुम मेरी वाइफ के बारे में ऐसे बातें नहीं कर सकती, और एक कंकुबाइन की इतनी हैसियत नहीं है कि एक लीगल वाइफ को कुछ बोल सके। वो गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। ये सब बातें छोड़ो, मेरे साथ डिलीशियस फूड खाने चलो। कहती नहीं नहीं मुझे नहीं जाना है, मुझे यहीं पर रहना है। कहते भाई प्लीज मेरे साथ चलो ना। वो उसे पैक करवा कर उसके लिए लेकर जाता है। कहते अरे टेस्ट तो करके देखो। कहते मुझे नहीं खाना है, लेकिन जब टेस्ट करती कहती वाह ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे लिए हमेशा ये पैक करवा कर लाऊंगा। कहती एम्बेरसमेंट नहीं महसूस होता है कि दुकान पर जाते हो पैक करवाने के लिए। पेजेंट कहता है अपनी वाइफ से भला कैसी शर्मिंदगी, वो खाती रहती है, वो उसे बस देखता रहता है। वो उसे किस करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है। वो उसके इतने करीब पहुंच जाता है कि उसको ही सांसें ऊपर नीचे होने लगती है ची लियांग की, कहीं वो उसे किसी न कर ले, लेकिन लिप्स पहुंच देता है, पीछे हट जाता है। कहती है कि तुम ऐसी कैसे हरकतें कर रही हो। कहते हैं क्यों, तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं तुम्हें किस करूंगा। तो वो स्माइल करने लगता है। हम देखते हैं कि मैनुअल ढूंढ रही होती है, लेकिन चिलियांग का मैनुअल मिल ही नहीं रहा होता है। पेजेंट कहता है कि क्या हुआ। कहती है अरे मेरा मैनुअल नहीं मिल रहा है। कहते हैं देखो मैंने उसकी कॉपी नोट कर ली थी, ये लो। कहती वाह तुमने तो फिनिश भी कर दिया। कहता लगता है अब मेरी वाइफ को मेरे टैलेंट के बारे में पता चल जाएगा, अब वो मुझसे पढ़ने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहेगी। चिलियांग मन में सोचते है कि मैंने अच्छी पढ़ाई करवाई है अपने हस्बैंड की, तभी वो इतना समझदार हो गया और इतने पन्ने लिख लिए।
कहती देखो हस्बैंड, अब पढ़ाई और भी मजबूती से करोगे। उसके दिल में दर्द होने लगता है कि ये औरत मुझे पढ़ाई करने के लिए मजबूर क्यों कर रही है। इधर सब लोग बैठे होते खाने के लिए, जहाँ पर पेइजिंग और ची लियांग एक दूसरे को खाना दे रहे होते, खिला रहे होते। दूर से सुनिया देख रही होती है, वो सोचती है कि वो भी खाना दे पेइजाओ को, लेकिन पेइजाओ देखता तक नहीं। तब वहाँ पर मदर इन लॉ कहती है कि मेरा बेटे ने तो इतनी अच्छी रणनीति मैजेस्टी को बताई है कि बहुत ही जल्दी उसका प्रमोशन हो जाएगा। सुनियांज कहती हाँ, और वे मैं भी मिस मार्किस बन जाऊंगी। लेकिन तभी वहाँ पर सैनिक आता है, बताता है कि बहुत ही गड़बड़ हो गई, जो मैनुअल दिया था वो पूरा नहीं हुआ और बैंडिट्स तेजी से लगातार इसी तरफ आ रहे हैं। कहते क्या ये कैसे हो सकता है। लियांग बहुत ज्यादा घबरा रही होती है, कहती है कि हस्बैंड क्या हुआ है। कहते कुछ नहीं, ज्यादा टेंशन मत लो। उसे पता था कि जब भी कभी कोई गड़बड़ होगी तो आधा इल्जाम तो उसके ब्रदर, फादर और ग्रैंडफादर पर रहेगा और उन्हें जान से मार भी दिया जाएगा। जहाँ पर पेइजिंग कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। कहती ये लो, ये ग्रैंडफादर को दे दो जाकर, ताकि वो जल्द से जल्द सारे बैंडिट्स को रोक सके। कहते हैं बहुत रात हो चुकी है, सुबह का इंतजार करो। सुबह होते ही वो जाते, कहते ब्रदर तुम्हें चोट तो नहीं लगी। कहते नहीं, बस थोड़ी चोट लगी है, ज्यादा नहीं। ग्रैंडफादर कहते हैं कि हमारे पास कोई अच्छा रास्ता भी नहीं है और मैजेस्टी ने वो सारा का सारा जिम्मा ये पेइजाओ को दे दिया, जिसके अंदर बिल्कुल भी अक्ल नहीं कि कैसे चीजों को हैंडल किया जाए। बट हम लोग मैजेस्टी के विरुद्ध भी तो नहीं जा सकते हैं। कहते हैं लेकिन कुछ तो हुआ होगा ना जिसके जरिए उसे ये सारी जिम्मेदारी दे दी गई। तब ग्रैंडफादर बताते हैं कि हाँ, कुछ दिनों पहले मैजेस्टी के सामने एक मैनुअल पेश किया गया था। कहती है कैसा मैनुअल, ये तो नहीं था। कहते हैं हाँ, यही मैनुअल था। कहते अरे तो ये तुमने लिखा। कहते हाँ, मैंने लिखा है। अब तो वो तुरंत उसके फादर कहते हैं चलो मैजेस्टी के सामने सौंप दे। तो वहां पर पेइजिंग खड़ा था, तो उसके फादर कहते हैं कि आगे की जिम्मेदारी इसको दी जाएगी। उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती लेकर जाते हैं। इधर सारा प्लान फेल होने के बाद मैजेस्टी बहुत गुस्सा कर रहे होते हैं। ग्रैंडफादर कहते हैं कि मेरे पास नेक्स्ट मैनुअल है, आप इसे देख लीजिए। जब मैजेस्टी वो मैनुअल पढ़ते हैं, क्या ये वर्क करेगा। कहते हैं कि बस आपको मेरे ऊपर यकीन करना ही पड़ेगा। लेकिन बाकी सारे मंत्री मार्किस से मिले होते हैं, कह रहे होते हैं कि एक प्ले बॉय के हाथ में ये सारी जिम्मेदारी देनी अच्छी बात नहीं है। पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि अगर ये प्लान फेल हुआ तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मैजेस्टी कहते हैं तो ठीक है, याद रखो कि पूरी फैमिली को मारा जाएगा, ना कि तुमको ही। कहते हैं ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है, लेकिन आप मेरे सन इन लोगों को ये पोजीशन दीजिए ताकि वो जाकर सब कुछ हैंडल कर सके। कहते हैं ठीक है, जाओ। इधर जो है बहुत ही ज्यादा चीलियां डर रही होती है कि बैंडिट से बच पाए होंगे या नहीं बच पाए होंगे मेरे हस्बैंड। तब पीछे से सोनिया जाती है, कहती है कि तुमने अपने हस्बैंड को खुद वहां पर भेजा है। कहती है कि क्या बात कर रही हो तुम भला। कहती है क्यों, तुम्हें अपने हस्बैंड को रोकना चाहिए था ना, अगर वो इतनी खतरनाक जगह पर गया था। और ये दिन सपने देखना बंद कर दो कि तुम्हारा हस्बैंड वापस आएगा, अब तक तो वो मर चुका होगा। यहाँ पर तुरंत वो बहुत तेज से थप्पड़ मारती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे हस्बैंड के बारे में ये सब बोलने की, कि तुमने मुझे क्यों मारा बताओ ना। तभी मदर इन लॉ आ जाती है, कहती है मदर इन लॉ देखो ना, इसने मुझे मारा है। एक नौकर आकर बताता है कि बहुत ही अच्छा हुआ, सारे बैंडिट्स को भगा दिया गया है। कहती हाँ जरूर, मेरे बेटे ने ही भगाया होगा। लेकिन मदर इन लॉ बोलती है तो मेरे बेटे का क्या हुआ। कहते हैं कि वो अपने काम में जो है सफल नहीं हुए, इसी वजह से मैजेस्टी बहुत गुस्सा है। इधर चीलियांग बैठी होती है, तभी वहां पर पेइजिंग आता है। कहता है देखा, तुमने जो प्लान बनाया था उसके हिसाब से एकदम सही से गया। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने इतना अच्छा काम किया। कहते क्यों, अपने हस्बैंड पर शक है क्या। कहते नहीं, बिल्कुल शक नहीं है। तभी पता चलता है कि वहां पर कुछ सैनिक अब चीलियांग को और पेइजिंग को जो है महल में ले जाने के लिए आए हैं। वहां पर जो सुनिया थी उसने इल्जाम लगाया था कि मेरा मैनुअल चीलियांग ने चुराया है। कहते हैं मैंने कब चुराया। कहते हैं हाँ, इसी ने चुराया है मैजेस्टी, आप देख सकते हैं, मेरे पास ये सबूत भी है। अब पेइजिंग क्या करता ना, उसके पैर पर एक कंक्रीट मार देता है, वो नीचे गिर जाती है। सुनियांज कहती है मैजेस्टी मुझे इंसाफ चाहिए। बाकी के मंत्री वगैरह भी कहते हैं कि ये एक तरह के रिबेल बन रही है, इसने मैनुअल चुराया, ऊपर से महान बनने की कोशिश करे, इसे तुरंत ही जेल में डाल देना चाहिए और मौत के घाट उतार देना चाहिए। जो दो मंत्री ज्यादा बोल रहे होते ना, कंक्रीट से अटैक करता तो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तब इस पर सामने आकर पेइजिंग बोलता है कि वैसे तो मुझे तुम दोनों मंत्रियों के बारे में पता है कि तुम दोनों रिबेल बनने की कोशिश करो। कहते हैं नहीं नहीं मैजेस्टी, ऐसी बात नहीं है। जिंग बोलता है कि ऐसी ही बात है मैजेस्टी, आपको गौर करना चाहिए। ची लियांग बोलती है कि तुम कितना भी कोशिश कर लो, लेकिन मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। तुम्हें पता है कि इसमें आगे क्या लिखा गया है, इसके आगे के पेजेस कहाँ हैं? अगर तुम बता दोगी तो अच्छा होगा। एक दासी को बुलाया जाता है। दासी कहती है मैंने खुद देखा, ये सुनिंग जो है चुरा रही थी मैनुअल। कहती है मैंने नहीं चुराया, ये मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है।
पेजिंग होता है, पेपर निकालता है, कहता है मैजेस्टी आप राइटिंग देख लीजिए कि दोनों की राइटिंग सेम है, मतलब ये मैनुअल किसी और ने नहीं बल्कि ची लियांग ने लिखा है। जाओ नीचे बैठ जाता है कि मैजेस्टी ऐसी बात नहीं है। सुनियान बोलते हैं कि मैजेस्टी ये जो मैनुअल था ना ये ची लियांग ने हम लोगों को खुद दिया था। कहती है मैंने, भला मैं तुम्हें क्यों दूंगी। तो वहाँ पर पकड़ लिया जाता है। मैजेस्टी कहते हैं और कितनी झूठ बोलोगे, तुरंत इन लोगों को जेल में डाल दो। मैजेस्टी बहुत खुश होते हैं उसके काम से, कहते तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। जेल में जाने के बाद अब मदर इन लॉ बहुत रो रही होती है कि प्लीज मेरे बेटे को वापस ले आओ। और सुनियांज भी तो प्रेग्नेंट है, मेरे घर के वारिस का क्या होगा। कहते हैं ठीक है मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे वापस लाने के, लेकिन इस तरह चिल्लाओ मत, मेरा दिमाग मत खाओ। हम देखते हैं कि चिलियांग खड़ी होती है, कहती है इतनी आसानी से सब कुछ हैंडल नहीं होगा। आखिर ब्रदर इन लॉ ने अपने बेटे को छुड़ा ही लिया इस घर की आधी प्रॉपर्टी देकर। कहता है कि लेडी मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता हूँ। बहुत साथिया कहती 1 मिनट, तुम मुझसे कहीं कुछ छिपा तो नहीं रहे हो। अब थोड़ी देर के लिए वो शांत हो जाता है। कहता है अगर तुम्हें पता चल ही गया है ना तो अब तुम मुझे पढ़ने के लिए तो नहीं कहोगी ना। कहती पढ़ने के लिए, तुमने मुझसे झूठ बोला तो तुम्हारी ये सजा है कि तुम ये सारी किताबें पढ़ोगे और मुझे सुनाओगे। अगर तुमने नहीं सुना है ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फ्लड को रोकने के लिए वो नेक्स्ट मेलर मैजेस्टी के पास लेकर जाते हैं, जहां पर वो मैनुअल भी पास हो जाता है। वो खुशी की वजह से आता है तुरंत ही जो है चिलियांग के पास। कहता है पता है मेरी वाइफ, मैं पास हो गया। मैजेस्टी ने वो मैनुअल भी पास कर दिया और बहुत ही जल्दी काम भी शुरू हो जाएगा। उन दोनों के इतने करीब देखकर दो लेडीज कहती हैं कि इसे तो सब लोग प्ले बॉय कहते थे, लेकिन ये तो अपनी वाइफ के लिए पूरा पागल है। लगता है लोगों ने अफवाह ही उड़ाई थी। नेक्स्ट डे भी हम देखते हैं कि बहुत ही ज्यादा रो रही होती सुनियांज, लेकिन पेज हाउस के आंसू देखकर परेशान हो गया था कि दिन रात रोना रोना रोना। तुम मेरे लिए कितनी अनलकी हो। कहती नहीं हस्बैंड प्लीज मेरे बारे में ऐसे बातें मत करो। कहता है कैसी बातें मत करो, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। अभी वो थोड़ा सा तैयार हो जाती है। कहती है मैं रोनी है वाली शक्ल लेकर नहीं रह सकती, नहीं तो हस्बैंड को बुरा लग जाएगा। पता चलता है कि पेजाओ अपने लिए दूसरी लड़की ढूंढ रहा है, ताकतवर घर की लड़की को, ताकि उसके पद से बर्खास्त कर दिया गया था। तो अब उसी के पास यही रास्ता था, उसने जनरल की बेटी को चुना था। सोनिया जाती है, कहती है हस्बैंड तुमने मुझसे वादा किया था तुम मेरे पास जिंदगी भर रहोगे। कहते जिंदगी भर कैसे रहूं, आखिर कैसे तुम्हारे पास जिंदगी भर रहूं, मेरी कोई हैसियत ही नहीं रह गई, मुझे शादी करनी ही पड़ेगी। कहती नहीं हस्बैंड प्लीज ऐसा मत करो। वहां से वो चला जाता है। चिलियांग बैठी होती है। कहता है देखो मैंने तुम्हारे लिए हेयर पिन लाई, अच्छी है ना। तो मुझे एक चीज पूछनी थी, तुम्हारी मदर की डेथ कैसे हुई। पेजिंग बताता है कि मेरी मदर की तबीयत धीरे धीरे खराब हो गई। लास्ट में जब फिजिशियन ने चेक किया तो पता चला उनके बॉडी में पॉइजन है और उनकी डेथ हो गई है। चिलियांग होती पुरानी बातें सोचती है कि जो ब्रदर इन लॉ और मीन्स बेजाओ है उन दोनों ने मिलकर तुम्हारी मदर को मारा है। कहते क्या मतलब, तुम्हें कैसे पता। कहते हैं कहाँ, मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुना था। कहते हैं कि वाइफ इसी वजह से तो मैं इतने दिनों से पागलों वाला बिहेव कर रहा था, ताकि इन लोगों के पर्दाफाश कर सकूं। अगर मैं इंटेलिजेंट बनकर रहता तो अब तक ये मुझे मरवा चुके होते। कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोनियांज होती है ना फिर से उसी शॉप पर जाती है तो जनरल की बेटी आती है कुछ हेयर पिन्स वगैरह खरीदने के लिए, लेकिन जानबूझकर सोनियांज उसे प्रोवोक करने लगती है। कहती है कि ये हेयर पिन मुझे दे दो, मेरी जिंदगी में तुम दखल अंदाजी नहीं कर सकती। कहती क्यों, मेरी शादी होने वाली है, वो भी पेज हाउस से। तो मैं पता है ना कि वो शादीशुदा है। कहती इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है। तभी पीछे से जो है चिलियांग निकलती है तो वो वहां से चली जाती है। सामने आती है चिलियांग, कहती है कि तुम्हें उस लड़के से शादी नहीं करना चाहिए। कहती है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। कहती यही कि वो एक नंबर का दुष्ट इंसान है, सबसे पहले उसने मुझसे शादी करने का फैसला लिया, जिस दिन शादी थी उसी दिन पता चला अपनी सिस्टर इन लोग को ही प्रेग्नेंट कर दिया, शादी से पहले अफेयर किया, उसके बाद शादी की। तो तुम्हें ऐसे लड़के से शादी नहीं करना चाहिए, मैं बस तुम्हारी जिंदगी बचाने की बात कर रही हूँ। कहते ठीक है तुमने सही टाइम पर बताया। इधर पेजा तो बहुत खुश होता है कि फाइनली उसकी शादी होने वाली है, लेकिन नौकर आकर बताता है कि शादी उन लोगों ने तोड़ दी है। जैसे ही पेजा को शक होता है कि वो शादी सोनियांज की वजह से टूटी है तो उसके ऊपर और गुस्सा करता है। कहता है अब तुम हमेशा रूम में कैद रहोगी, रूम से बाहर कभी भी नहीं निकलोगी। कहता है लेकिन फादर आखिर मुझे अपनी पोजीशन को पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। कहते हाँ स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। मैंने अपनी आधी प्रॉपर्टी बेची है और आधी और अभी प्रॉपर्टी बेचनी है, उसके बाद तो मैं मार्किस का पद जरूर मिल जाएगा। ये सारी बातें जो है चिलियांग सुन लेती है और जाकर बताती है कि वो लोग जरूर कुछ प्लान कर रहे हैं, आपको मारने का भी प्लान कर रहे हैं। कहते हैं ठीक है मिस की टेंशन मत लो। इधर हम देखते हैं कि जो ब्रदर इन लॉ होते हैं ना अब अपने स्टेप ब्रदर को मारने के लिए कुछ भी कर सकते थे। रात में बुलाते हैं ड्रिंक के लिए। कहता है ब्रदर आखिर आप मुझे ड्रिंक के लिए क्यों बुला रहे। कहते हैं अरे अपने भाई के साथ बहुत दिनों से बैठा नहीं था ना तो
सोचा ड्रिंक कर लूँ। कहते हैं कि ब्रदर आप तो बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन पता है मैंने कुछ सालों पहले ही ये डिसाइड किया था कि ये जो ड्रिंक है ना मैं एकदम से नहीं पीऊँगा, चलो अदला बदली कर लेते हैं। मैं पहले पीऊँगा बाद में आप पिएँ। अदरवाइज मैं सोचूंगा कि आपने इसमें पॉइजन मिलाया था। 1 2 3 और वहाँ पर उसका भाई नीचे गिर जाता है। कहते तुमने ये क्यों किया? कहते इस वजह से किया क्योंकि तुमने मेरी मदर को मारा था। याद करो कि तुमने मेरी मदर को कैसे मारा था। तुम्हारी बारी है। वहाँ पर सच में पूरे पागल हो जाता है और पर चेलियांग कहते हैं कि तुमने अच्छा काम किया, ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कहते हैं मैं अपनी मदर का बदला कब से लेना चाहता था लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। इधर हम देखते हैं कि सुनियांज बैठी होती है, तभी पता चलता है कि मार्किस की उपाधि ये पेई झाओ को मिल चुकी थी अपने फादर की डेथ के बाद। वो तैयार होती है, वहाँ पर बैठी होती है और बहुत अच्छे से रेडी होती है। तभी वहाँ पर पेई झाओ आता है। कहती है हस्बैंड आखिरकार आपको पोजीशन मिल ही गई। कहते हैं लेकिन तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। कहती है कि नहीं आप प्लीज ऐसी बातें मत करो। कहते ऐसे ही बातें करूंगा क्योंकि अब तुम कभी भी मां नहीं बन सकती। पता है तुम्हारी प्रेग्नेंट, तुम्हारा मिसकैरेज हो चुका है। कहती क्या मिसकैरेज हो चुका है तो दोबारा बच्चा हो जाएगा ना? कहते नहीं डॉक्टर ने कहा कि अब तुम्हें कभी भी बच्चा नहीं होगा। कहती तो क्या तुम दूसरी शादी करोगे? तुमने मुझसे प्यार के वादे किए थे उसका क्या? कहते प्यार के वादे तुम्हारे साथ कभी भी नहीं। मैं दूसरी शादी करूंगा, आखिर इस खानदान को भी तो आगे बढ़ाना है। लेकिन वहाँ पर पॉट रखा होता है, बहुत तेज से सर पर मार देती है, बेहोश कर देती है। कहती है कि देखो हस्बैंड तुम सिर्फ मेरे और मैं तुम्हारी। वो आग लगा लेती है और दोनों को जला लेती है। मतलब प्यार इतनी हद तक बढ़ जाता है कि एक दूसरे को मार ही लेते हैं। इधर अभी हम देखते हैं कि चेलियांग कहते हैं कि सारे रास्ते साफ हो चुके हैं। तभी मैजेस्टी का डेकेयर आ जाता है कि उन दोनों को अब मार्केस और मिसेज मार्केस की उपाधि दी जाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। वहाँ पर एक रिंग भी पहनाता है। कहती मैं तुम्हारे लिए भी कुछ गिफ्ट लाई हूँ। पता चलता है वो क्रिकेट को इकट्ठा करने वाले जो कीड़ा होता है ना उसको एक पिंजरा देती है। कहते हैं कि भला मार्किस को ये पिंजरा? कहती हाँ याद रखो कि कुछ भी गलत किया ना तो तुम्हें भी इसी में पैक कर दूंगी। तो वो हंसने लगता है। कहती है कि चलो ना चलते हैं। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।